वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। तो पहली डेफिनेशन आती है रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। क्या टॉपिक में क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। It involves no change in direction, so its study is relatively simple. Under this head, we will study motion of object either along x-axis और along y-axis. तो इसमें रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आपको डिस्कस करना है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर डिस्कस करना है तो यहाँ तो मतलब खाली एक्स एक्सिस में होगा, यहाँ तो खाली वाई एक्सिस में आपको उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो वो वही हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब क्या आता है टॉपिक में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स जो फिजिक्स की अंडर ब्रांच आ जाती है तो उसमें क्या करना होता है, स्टडी करनी होती है कौन से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की करनी होती है। मैकेनिक्स में भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं वो देखते हैं। तो पहला आ जाता है आपका स्टैटिक्स, दूसरा आ जाता है काइनेमेटिक्स, तीसरा आ जाता है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या है, स्टैटिक्स में स्टैटिक्स में क्या आ जाता है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो जो स्टडी उसकी करनी है जो ऑब्जेक्ट्स किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, उनकी स्टडी करने को कहते हैं। इसमें टाइम फैक्टर कोई रोल नहीं है। स्टैटिक्स में टाइम फैक्टर का कोई रोल नहीं है। काइनेमैटिक्स में क्या होता है, काइनेमैटिक्स में मोशन की ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी करनी पड़ती है लेकिन विदाउट लुकिंग एट द काज ऑफ मोशन। तो उसमें टाइम फैक्टर विदाउट लुकिंग एट द काज ऑफ द मोशन, यहाँ पे टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो डायनामिक्स में क्या है कि इसमें भी स्टडी करनी पड़ती है लेकिन फोर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। इसमें भी फोर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 टाइप आ जाएंगे, कौन कौन से। एक आ जाएगा आपका स्टैटिक्स, दूसरा आ जाएगा आपका काइनेमैटिक्स, तीसरा आ जाएगा डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या था, स्टैटिक्स में आपने किया था स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें स्टडी ऑफ स्टैटिक्स में क्या किया था आपने, ब्रांच ऐसी मैकेनिक्स के में जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। काइनेमैटिक्स में क्या किया था, काइनेमैटिक्स में ये किया था कि आपने मोशन की स्टडी करनी है लेकिन जो कॉज कर रहा है मोशन उसकी स्टडी नहीं करनी। ठीक है, तो उसके बाद डायनामिक्स में क्या आ जाता है, डायनामिक्स में आ जाता है आपने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है और साथ में जो मोशन कर रहा है, करवा रहा है जैसे कि फोर्स, तो उसकी भी स्टडी को पढ़ना है। तो साथ में यहाँ पे क्या आता है, स्टैटिक्स में टाइम फैक्टर नहीं प्ले रोल कर रहा। ठीक है, और इसमें टाइम फैक्टर रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे भी टाइम फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कि रेस्ट, रेस्ट क्या है। रेस्ट आ गया आपका कि अगर इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, अब टाइम चलता जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, देखो बताता हूँ मैं। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन पे है, टाइम चलता जा रहा है लेकिन ये यहाँ से मूवमेंट इसकी हुई नहीं है। तो ये क्या हो गया, हम क्या कहेंगे, जो जो ये ऑब्जेक्ट है कैसे है वो रेस्ट पे है। कैसा है वो, रेस्ट पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे क्या आ जाता है, एग्जाम्पल पे आ जाता है बुक लाइंग ऑन ए टेबल, ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर। ये आ गया आपका रेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या आ जाता है, मोशन। मोशन क्या होता है, तो मोशन में क्या आ जाता है कि अब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था वो चल पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, हम स्टेट ऑफ मोशन कहेंगे। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वो चल रहा है। ठीक है, सराउंडिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट अब चल पड़ा है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स, ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स। ठीक है, ट्रेन मूविंग ऑन द रेल्स। उसके बाद द वॉकिंग मैन, क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट्स किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया, मोशन के अंदर आ गया। अब है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन में आ जाएगा सबसे पहले, अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करें पाथ के हिसाब से, तो मोशन की क्लासिफिकेशन में आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आ जाता है जिसमें पार्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, सपोज करो हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, अब ये स्लाइडिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, नीचे आएगा, तो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना।
तो जब एक ही डायरेक्शन में आएगा तो वो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अब वो जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करे तो उसको कहते हैं, जैसे कि ए स्ट्रिंग्ड वर्ल्ड इन ए सर्कुलर लूप। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, सपोज करो जैसे आपने को पेंडुलम की पता है, तो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में आगे टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस में टू एंड अगर फ्रो मोशन हो उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल में आ गया सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब ये था हमारा किसके हिसाब से, ये था हमारा ये था हमारा पाथ के हिसाब से। ठीक है, ये था हमारा किसके हिसाब से, पाथ के हिसाब से। अब देखते हैं, अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब मोशन किस में आ जाएगा, पहले 1D में आएगा, तो 1D में ए डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपका बॉय एग्जांपल में कैसे आ जाएगा, ए बॉय रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, 2D में क्या आएगा, दो, देखो इस फिगर को समझो, ए कोऑर्डिनेट एक्स भी है, ए कोऑर्डिनेट वाई भी है। ठीक है, तो एक्स में भी इंक्लूड हो रहा है और वाई में भी इंक्लूड हो रहा है, एक्स में भी इंक्लूड हो रहा है और वाई में भी इंक्लूड हो रहा है, तो वो कौन सा आ जाएगा, 2 डायमेंशनल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स में 3D में क्या हो जाएगा, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो वाई भी आ जाएगा और आपका जेड भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में हो तो उसको क्या कहेंगे, 3D कहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3D में। ठीक है, तो 3D में आ गया। तो अच्छा, पहले 2D की एग्जांपल क्या लिखोगे, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अब 3D में देखते हैं, तो 3D में क्या आ जाएगा, ए बटरफ्लाई, ए बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन आ गया। ठीक है, मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया। तो ये जैसे ये फिगर अब तीनों कोऑर्डिनेट है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो ये आ जाएगा आपका 3D में। अब मेन टर्म आती है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपको सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी कहा जाएगा जब उसका साइज खुद का बहुत कम हो अपने जो उसने खुद डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, खुद उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे अब उसका साइज जो है खुद का बहुत कम हो, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में, ए ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रेन चल रही है, ट्रेन ने काफ़ी 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, उसके खुद के साइज़ के हिसाब से उसने काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो वो खुद ट्रेन क्या बन गई, अब ट्रेन बन गई आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टार्टिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। अर्थ को क्या कंसीडर किया जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब 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 आपका मोशन, उसका अर्थ जो घूम रही अराउंड द सन उसको स्टडी किया जाए, तो वो खुद क्या बन गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। देखो देखो एग्जाम्पल क्या आती है। एग्जाम्पल है, बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी कंसिडर। हाँ, अब क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आपको पार्ट्स देती है, उसमें से बताना है कि कौन सी चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखते हैं पहला, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। तो इसमें, और दूसरा क्या देखो, ए मंकी सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल डैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो पहला क्या था, कैरेज वाला, रेलवे कैरेज वाला। ठीक है, तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, रेलवे कैरेज, रेलवे कैरेज यहाँ पर थोड़ा साफ कर देता हूँ, रेलवे कैरेज। तो रेलवे कैरेज क्या होगा, जब चलेगा विदाउट जब दो स्टेशनों के बीच में। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेशन है काफ़ी लार्ज है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब लार्ज डिस्टेंस मतलब जो उसने स्टेशन है वो काफ़ी दूर है, तो तभी विदाउट जर्क्स है। ठीक है, तो दूर है तो इसका मतलब क्या, रेलवे कैरेज खुद क्या बन गया, उसके हिसाब से रेलवे कैरेज क्या हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि स्टेशन का साइज़ क्या है, लार्ज डिस्टेंस में है, ठीक है। तो खुद क्या बन गया ये बन गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया ये? पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर। अब देखो ए मैन अब जो है मंकी के साथ कैसे स्मूथली सर्कुलर में घूम रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया मैन ने वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो लेकिन मंकी क्या बन गया उसके लिए? मंकी बन गया उसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैन जो था वो साइकिल कुछ स्मूथली चला रहा है, जिसका मतलब क्या है, उसने सर्कुलर में डिस्टेंस काफ़ी बार रिपीट किया, तो डिस्टेंस तो वो हो गया। तो अब ज़्यादा उसने करने से क्या हो जाएगा, जो मंकी बन गया अब वो क्या बन गया है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ले सकते हैं उसको। चलो ये स्पिनिंग क्रिकेट बॉल वाला देखते हैं। तो जो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल कैन टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल बॉल करेगा वो ज़्यादा लार्ज नहीं होगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि ज़्यादा नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो हम उसको नहीं ले पाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। क्योंकि स्पिनिंग है, तो स्पिनिंग वाली बॉल जो होगी क्रिकेट बॉल ज़्यादा और टर्न शार्पली लिखा ऑन हिटिंग द, ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आ जाती है मेन टर्म स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में क्या है? अब स्केलर और वेक्टर में क्या है? स्केलर होगा जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वो स्केलर होगा, जैसे एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, ये आ गया आपका स्केलर में। तो वेक्टर में क्या होगा? जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको जैसे एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका। हाँ, अब आता है आपका पोजीशन, पाथ, लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब किसी को स्पेसिफाई करने पड़े पोजीशन, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, या कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए हमें, और सेट ऑफ एक्सिस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन में मान लेते हैं कि इट इज़, जो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम, इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड। Position can be determined by the coordinate axis, is marked in terms of length and has positive and negative direction, ठीक है। देखो आपको स्केल का पता है, एक तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एक तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन की बात की गई है, तो पोजीशन हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कौन से कितनी दूरी पे है ओरिजिन से, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो एक्स में लो चाहे या वाई में लो, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट क्या आ गया, देखो अभी, if an object is situated at -1 meter, then the minus sign indicates that the position has negative direction. But if the object is 0 meter position, that it will be set at rest. देखो अब यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से नेगेटिव अगर आ जाता है, तो नेगेटिव का मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मेन पॉइंट्स हैं। क्या मतलब है? इसमें आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर कब, जब नेगेटिव में आ जाए, अगर ज़ीरो में आ जाए, तो ज़ीरो में आ जाए का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। ये पोजीशन के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से हैं? ये पोजीशन के हिसाब से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब पॉजिटिव अगर हो, तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको पता है रेफरेंस के हिसाब से आपको 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। कौन सी? एक एक्स में होती है, एक वाई में होती है, एक जेड में होती है। तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो सेंटर पे होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं? ओ से। कैसे लिखते हैं? ओ से। इसी को ही कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट, और ठीक है, और इसको ही हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? ठीक है। तो टू मेजर टाइम वी नीड ए क्लॉक, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट, अच्छा ओरिजिन तो पता लग गया आपको, ओ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे तीनों एक्सिस क्रॉस करेंगे, और रेफरेंस पॉइंट के बारे में आपको पता लग गया। अब यही तीनों अगर हम टाइम के साथ मेजर करें, तो वो जो हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा, उसको कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम के हिसाब से अगर हम पोजीशन को मेंशन करें,
तो वो हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो। So the frame of reference is a coordinate system with a clock with respect to which an observer can describe its position, displacement, acceleration of an object। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी दो टाइप्स आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके आ जाती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाती है आपकी, एक आ जाती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा आ जाता है नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल में क्या आ जाता है? जिस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो जाए, और नॉन इनर्शियल में जिस पे एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? अब आपको पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसको फोर्स ना लगाया जाए, और अगर जब मोशन में है तो मोशन में तब तक रहेगी जब तक उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे नहीं लाया जाए। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो जहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जहाँ पे ये नहीं एप्लीकेबल होगी वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे क्या है देखो ध्यान से। उसके आगे है एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स। जनरली एक्सेलरेटेड फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ आर नॉन इनर्शियल एंड अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आर इनर्शियल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स हैं अर्थ के हिसाब से वो नॉन इनर्शियल है। वो क्या है? नॉन इनर्शियल है। और जो अनएक्सेलरेटेड है वो अर्थ के हिसाब से वो इनर्शियल है। ठीक है, अब देखिए, जो द फ्रेम्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन आर इनर्शियल फ्रेम, एंड द फ्रेम्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हो गएंगे नॉन इनर्शियल। ठीक, अब कोऑर्डिनेट्स की बात की है तो यूनिफॉर्म का लिंक देखो कैसे होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में अगर फ्रेम आपका यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इनर्शियल हो जाएगा, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो वो नॉन इनर्शियल होगा। और उसी को लिंक करते हैं अब ऊपर वाले पॉइंट से कि अब जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होंगी अर्थ के हिसाब से वो क्या नॉन, मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको पॉइंट को इससे लिंक करके देखो तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा था बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम वो था कि जिसपे आपने क्या, जिसपे आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसमें लिंक है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहाँ लगाएंगे? न्यूटन का सेकंड अगर लगाएंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में, तो वो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स, जो एक्चुअली होती नहीं है, हम मान के चलते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मेन थी, तो इसको आप नोट कर लो। पाथ लेंथ क्या होती है वो देखते हैं। तो पाथ लेंथ में क्या है? द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल, उसको कहते हैं पाथ लेंथ। क्या कहते हैं उसको? पाथ लेंथ कहते हैं। अब लेंथ क्या, फिर से डेफिनेशन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम इंटरवल्स को कहते हैं पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी? मीटर होती है। कितना लेंथ कवर किया गया है पर्टिकुलरली गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट ने, उसको कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या पाथ लेंथ। उसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट्स का ध्यान रखना है, वो यूनिट होगी मीटर। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। सपोज ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। कितना डिस्टेंस? फिगर को देखते हो, ये देखो यहाँ से एक्स एक्सिस कैसे होती है? ये होती है। तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 100 मीटर। कहाँ से? ओरिजिन से। तो पाथ लेंथ कितनी होगी आपकी? 100 होगी। अब देखो, इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिन इन टाइम टी डैश, देन द पाथ लेंथ क्या होगी? अब देखो, यहाँ से यहाँ तक घूम के आया, यहाँ से यहाँ तक गया तो 100 मीटर। अब इधर से वापस आ गया घूम के वापस, तो कितना आ गया ये? 100। 100 + 100 तो कितना आएगा? 200 मीटर। तो पाथ लेंथ है, जहाँ की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे देखो एक और एग्जाम्पल आ गई। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये कहती है कि टोटल पाथ लेंथ ऑफ द स्कूटर ए, क्या कहता है देखो, टोटल पाथ लेंथ ऑफ ए स्कूटर इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए पी दिया हुआ, देखो कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर मेंशन है। 360 मीटर 24, तो आपको यहाँ पर पाथ लेंथ दे दी, मतलब डिस्टेंस दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपको? 360 दे दिया हुआ मीटर, 360 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 24 सेकेंड भी दे दिया हुआ है। एंड रिटर्न्स बैक टू द सी,
रिटर्न्स बैक टू द सी। कितना टाइम दिया वो देखो, डिस्टेंस दे दिया और 18 सेकंड, टोटल पाथ बताना है। ठीक है, तो टोटल पाथ क्या हो गया देखो, कहाँ से गया, पहले ए से गया बी तक, फिर बी से सी तक, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस तो कितना हो गया 360। तो यहाँ से यहाँ का पता था, तो जो आपका वापस कितने का 240, तो वो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल 600 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जाने के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इसको मान सकते हो। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, उस दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा ज्वाइनिंग करने से, उसको कहेंगे आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, जिसको x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और x1 x2 है क्या है, x1 x2 आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। अब मान लेते हैं कि x2 क्या हो गया, बड़ा हो गया x1 से, मतलब कि जो बाद की फाइनल पोजीशन है वो एज कंपेयर टू x1 ज़्यादा आ रही है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और उसका अगर उल्टा हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पता क्या चला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, किसके, पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ का मतलब क्या है, जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल देखा था, ऊपर पढ़ा था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन कैन बी 0 बट द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ विल नेवर बी 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो जो है 0 हो भी सकता है, लेकिन पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये जो आपका डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लो। जो आपको अगर टेबुलर फॉर्म में पेपर में आ जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, जो ऊपर हमने पॉइंट थ्योरी के पैराग्राफ में पढ़ा है, वो आपको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है वो यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि मोशन ऑफ ए बॉय, देखते हैं। ए बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम -20 मीटर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो माइनस का मतलब क्या, अब यहाँ पर माइनस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम पॉजिटिव यहाँ मानते थे, तो नेगेटिव किस साइड आ गया, इस साइड। तो वो कितना इस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, -20 मीटर एज शोन इन फिगर। अब देखो फिगर में भी दिया होगा, देखो फिगर भी देख लेते हैं। ये देखो मेंशन है यहाँ पर, he returns at time instant t2 and starts moving towards negative x-axis। ठीक है, उसके बाद at time t3 he reach -50 as shown in figure। find the displacement for the time interval t1 to t2 and t1 to t3। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताने और डिस्टेंस दोनों बताने हैं टाइम के डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से। देखो फिगर दे दी हुई आपको, फिगर आपको गिवन है, ये देखो फिगर गिवन है। स्टार्टिंग के हिसाब से देखो क्या हो गया है कि पहले यही देखो ओरिजिन से शुरू हुआ, तो पहले कितना गया, पहले आ गया -20 कवर किया उसने, देखो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद ये गया पॉजिटिव की तरफ 40, देखो यहाँ पर। उसके बाद कहाँ गया, फिर वो नेगेटिव की तरफ जाने शुरू हो गया, मतलब पहले ऐसे गया, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और फिर फाइनल वहाँ से लेके वहाँ तक कितना आ गया, 60 पे पहुँच गया। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो पता है। पहले सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, यहाँ से लेके कितना पूछा पहले, T1 से लेके T2। तो T1 आपका पॉइंट कहाँ पे, ये है, रुको, T1 कौन सा पॉइंट है, ये है, और T2 कौन सा है, ये पॉइंट है। अब इसको दोनों को देखते हैं। तो T1 से T2 के बारे में पूछा है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से पहले यहाँ 20 गया, वो प्लस उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना गया, वो कितना गया है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना गया, 40 कवर किया है। कितना कवर किया है, 40। देखो क्वेश्चन के हिसाब से फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं।
ही माइनस 20 टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, देखो as shown in figure he turns at time instant t2 and starts moving negative x axis at time 3 he reach इतना। देखो फिगर के हिसाब से देखते जाओ, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना, तो हमने 20 प्लस 40 कर दें तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो, रुको यहाँ से, हाँ आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो t1 की कहाँ पे कितना मेंशन है उसको पकड़ो, और जो यहाँ पे t2 है उन दोनों को वैल्यू को क्या करो, सिंपल ऑफ प्लस कर दो। ये हमेशा याद रखना, डिस्टेंस हमेशा आपको क्या करना है, प्लस लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट में आपको फॉर्मूला भी पड़ा, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होता है, ये भी आपको फॉर्मूला पता है। तो x2 कहाँ फाइनल पोजीशन पहुंची, ये देखो 40, और x1 माइनस का निशान तो आएगा ही, लेकिन x1 कितना देखो -20, यहाँ पे आपको विद साइन लेना होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होती है। तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखो 60, पॉजिटिव आया, देखो पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। इस चीज़ को आपने क्या करना है, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखते हैं। अब T1 से लेके, कहाँ से, T1 से लेके T3 तक, तो T1 आपका ये T1 आपका ये है और T3 आपका ये है, तो पूरा आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सारे डिस्टेंस प्लस करने हैं कि जो घूम के आए हैं पूरा। देखो अब यहाँ पे वैल्यू आपकी पहले 20 आ जाएगी प्लस, उसके बाद ये कहाँ पे गया था, ये कहाँ पे गया था, देखो 20 प्लस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, देखो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, देखो T1 से T2 कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कितना आ गया, देखो सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, सीधी बात है। तो ये कितना 20 प्लस 40 तो कितना आ गया 60, पहले पार्ट का आंसर निकल गया। डिस्प्लेसमेंट में x2 माइनस x1 होता है, वो हमने यहाँ पे देखो किया हुआ। अब T1 से रुको, T1 से लेके T3 तक, T1 से T3 तक, तो लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो वो सारा प्लस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, पहले हमने निकाला हो 60, कितना था देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना था 60 था। अब प्लस कितना होगा जो यहाँ पे आया, कहाँ पे पहुँचा, ये -50 पे पहुँचे। ठीक है, मान लेते हैं हम डिस्टेंस तो पॉजिटिव में होगा, तो ये 20 प्लस 40 60 प्लस 10 यहाँ का 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150, तो ये आपका कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का तो आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या होगा, तो वो क्या, x2 की वैल्यू क्या होगी, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ पहुंचा हुआ है, फाइनल पोजीशन पहुंचा हुआ आपका -50 पे, माइनस ऑफ माइनस इनिशियल पोजीशन -20, इसमें नेगेटिव साइन लेना पड़ता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो नेगेटिव वैल्यू होती है, हो भी सकती है, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है, तो मेंशन यहाँ पर है नेगेटिव में। तो वैल्यू उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -30 में आएगा टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। हो गया होगा क्लियर आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है वो देखते हैं। आगे है यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि सिंपल याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्ट्रेट लाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस आप जब ट्रैवल करोगे, इक्वल डिस्टेंस मतलब ट्रैवल करोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल पे देख लो, एग्जाम्पल क्या कहती है, व्हीकल रनिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड दी हुई है, विल ट्रैवल इक्वल, देखो दोनों की रेशियो निकालोगे, देखो दोनों सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कहता है, नोट में क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल इक्वल, देखो यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही लेकिन अनइक्वल, अनइक्वल आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ गया। एग्जाम्पल में क्या आ गया, द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट बट हैज सो इट इज हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। अब अगला पॉइंट आता है आपका, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या, वो देख लेते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय टू कवर द डिस्टेंस, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, ये फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन को कहते हैं हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, ये मेन नोट कर लो। स्पीड आपकी है कौन सी, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ इसकी एम के एस जो में आ जाएगा, यूनिट की कौन सी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। डिमेंशन फार्मूला क्या है, वो देखो यहाँ पे मेंशन है। तो डिमेंशन फार्मूला कैसे आएगा वो आप वीडियो में दे सकते हो, लेक्चर जो आपका फर्स्ट है जिसमें आप यूनिट एंड मेजरमेंट्स में। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इस टॉपिक में कैसे आएगा वो देखते हैं। ये देखो, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किससे लिखते हैं हम, एल से डायमेंशन में। टाइम को किससे लिखेंगे, टी से। तो एम तो है ही नहीं, तो आप उसका मेंशन करोगे 0, एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यूनिट वैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो सीजीएस में, सीजीएस देखो पहले एम के एस का मतलब क्या है, मैट्रिक के से क्या आ जाएगा, एम से क्या आ जाएगा आपका मैट्रिक के से, जो आपका मास जैसे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम। एस से क्या आ जाएगा, सेकंड, जो टाइम होता है। तो सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में आपका आ जाएगा सेंटीमीटर के हिसाब से, जी से आ जाएगा ग्राम, और ऐसे सेकंड आ जाएगा। तो ठीक है, तो यूनिट्स हो जाएंगे सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड आती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका आ जाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस था वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस ऊपर आ गया तो टाइम नीचे आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है उसके बाद देखते हैं। अभी कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये नोट करते जाओ। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में, और एम के एस मीटर पर सेकंड। डिमेंशन फार्मूला भी देख लो, वही आ गया था स्पीड की तरह, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या, वेलोसिटी में क्या होगा, जहाँ पर स्पीड था वहाँ पर डिस्टेंस इंक्लूड हो जाता है, और जहाँ पर वेलोसिटी था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जहाँ पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी, और जीरो भी होती है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है देखते हैं। एवरेज स्पीड को सबसे पहले जो डिनोट किससे करते हैं, वो वी ए वी से, वी ए वी मतलब सब्सक्रिप्ट में आता है। तो देखते हैं क्या है। तो क्या होगा बच्चे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है।
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन आ गया। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि जहाँ पर स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वैसे ही वर्ड देखो मैथमेटिकली कैसे आ जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी में। अब डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स वो हमने डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता था x2 माइनस x1। x2 क्या होता था, फाइनल पोजीशन, और ये x1 की होती थी इनिशियल पोजीशन। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है एवरेज वेलोसिटी वर्सेस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड जो होता है, ठीक है, देखो ध्यान से पॉइंट जो है कि एवरेज स्पीड में नेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे नेट डिस्टेंस, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन हमेशा याद रखना एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलरली एक टाइम इंटरवल पे। देखो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज अ टाइम इंटर बिकम्स इन्फिनेटली स्मॉल और अप्रोचेस टू जीरो। मतलब बिल्कुल ही लिमिट, अब देखो लिमिट लगाने से क्या होगा, जो टाइम इंटरवल होगा बिल्कुल ही स्मॉल, बिल्कुल ही पर्टिकुलरली हमने इंटरवल जो टाइम निकालने के लिए स्पीड निकालनी है, वो जो टाइम इंटर बिल्कुल ही हमने कम लिया, उसके उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एस आपको पता है जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, या स्मॉल डिस्टेंस भी कह सकते हैं जो कवर्ड होगा टाइम टाइम टेकन में, ठीक, टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा, देखते हैं आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स निकालनी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी। तो क्वेश्चन आपको देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन दे दिया बच्चे 2t² आई कैप प्लस 3t j कैप। ये आपको बच्चे एवरेज स्पीड दी हुई है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे होगी, अब आपको पता है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपका चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एस की वैल्यू ये दी हुई है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे 2t² का क्या बन जाएगा, 4t आई कैप प्लस 3t का बचेगा 3j कैप। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हाँ, अब क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है कि अब वहां पे क्या था, वहां पर था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, वहां पे आपने लिया था, क्या लिया था, वहां पे आपने लिया था जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते थे। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वो ही आ गया आपका, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इंस्टेंट मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम होने की वजह से आप इसको यूज़ करते हो पर्टिकुलर, तो भी इसको नाम इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है। अब ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये आप ग्राफ देखो, ग्राफ में देखो ये कर्व है। ठीक है, पर्टिकुलरली टाइम कम इंटरवल पे देखो अलग अलग आप यहाँ पे कर्व है, तो कर्व पे कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रा कर लोगे। ठीक है, या तो लाइन को कॉर्ड कॉर्ड बना के करोगे, कैसे, यहाँ जिसको आप सेगमेंट भी कहते हो। ठीक है, तो उसको बना के करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ है, इसको आप
देख सकते हो। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, नोट में क्या पहले देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंट स्पीड ऑफ फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये नोट कर लो। इंस्टेंटेनियस यही केस आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड की होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। ठीक है?